तो ऐसे हमने अलग अलग उदाहरण देखे। और कॉमन सेंस को भी हमने देखा कि कॉमन सेंस में भी हम बोलते हैं चल बसे। तो कौन चल बसे? तो वो जो व्यक्ति था, वो आत्मा थी, वो चल बसी। तो ऐसे हमने अलग अलग उदाहरण देखे। और मैंने आप सबको शेयर भी किया है पीपीटी। पीपीटी में बहुत इलेबोरेटली बहुत अलग अलग केस स्टडीज दिए हुए हैं पुनर्जन्म के, और रीइंकारनेशन, फोबियाज, और बहुत बहुत डिटेल में उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। इसलिए मैंने वो शेयर किया है, क्योंकि हम वो सारी चीजें आधे घंटे के सेशन में इलेबोरेटली कवर नहीं कर सकते। तो सेशन होने के बाद जब भी वो पीपीटी आता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके थ्रू जस्ट जस्ट गो थ्रू इट वंस। आपको काफी अच्छा क्लैरिटी आएगा उसमें। और फिर हमने अलग अलग ये भी उदाहरण देखे कि मशीन जो रहती है उसको चेतना नहीं रहती, उसको भावनाएं नहीं रहती। भावनाएं, चेतना, ये सिर्फ एक जीवित व्यक्ति को रहती है। अगर कोई मशीन है, उसके सामने आप हरा कपड़ा या लाल कपड़ा दिखाएंगे तो उसको कुछ फीलिंग्स नहीं आएंगी, वो डेटा देगा सिर्फ। लेकिन जो व्यक्ति है, उसको फीलिंग्स आएंगी, मेमोरीज आएंगी, कुछ तो इमोशंस आएंगे। और उसके साथ ही अम, हमने ये भी देखा कल के सेशन में कि अगर हम ये शरीर नहीं है तो हम क्या हैं? तो हम, शास्त्रों में बोला जाता है कि हम आत्मा है, और इंग्लिश में हम देखेंगे तो वी आर सोल। तो जो सोल है, आत्मा जो है, उसके बाहर ये शरीर है, उसके ऊपर शरीर का कवरिंग है, और उसमें अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे बाहर ये स्थूल शरीर है हमारा, जिसको हमने हार्डवेयर से कंपेयर किया। और अंदर सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम सॉफ्टवेयर से कंपेयर करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें कौन से 3 सॉफ्टवेयर हैं, किसी को याद है? हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 कौन से सॉफ्टवेयर हैं? मन मन बुद्धि बुद्धि अहंकार। अहंकार। यस, वेरी गुड, मन बुद्धि अहंकार। और ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये बना है पंच तत्वों से। भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम। तो ये 5 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बना है, और ये 3 तत्वों से, मन बुद्धि अहंकार से, हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। लेकिन आत्मा जो है वो इन सबसे परे है। और यही ज्ञान जब अर्जुन को भगवान ने दिया गीता के माध्यम से, तब जाके अर्जुन ने होश संभाला और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो जिम्मेदारियों को सही तरीके से निकालने के लिए हमें खुद के बारे में सही पहचान होना जरूरी है। नहीं तो अगर हम खुद को गलत चीज मान के बैठेंगे, तो हमारे बहुत सारे हमें नेगेटिव पुल्स रहेंगे, हमारे बहुत सारे चीजें हमें नीचे खींचेंगी जीवन में। हम अगर खुद को मन, बुद्धि, शरीर मान के बैठेंगे, तो शरीर के अंदर जो कमियां हैं, शरीर के जो भी विकार हैं, मन के जो भी विकार हैं, हमको लगेगा कि ये हमारे विकार है, हमारी कमियां हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम इनसे परे हैं, वी आर मच मोर बियॉन्ड अवर माइंड एंड अवर बॉडी, तब हम जाके अपने सही पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाते हैं। जब हम खुद को सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में देख पाते हैं, तो उसके लिए हम कार का भी एग्जांपल देखते हैं कि कार जो है, कार भले ही बहुत अच्छी हो, बहुत सारे मैकेनिज्म हो उसके अंदर, लेकिन जब तक व्यक्ति नहीं बैठता उसके अंदर, वो कार खड़ी रहती है सिर्फ। और अगर व्यक्ति निकल गया, तब भी कार खड़ी रहती है। तो उसी प्रकार से जीवन कहाँ से आता है? हमारा शरीर हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन जब आत्मा उसके अंदर आके बैठती है, तब जाके जीवन शुरू होता है शरीर में। और आत्मा जब निकल जाती है मृत्यु के समय पे, तो वही शरीर, जिसने बहुत कुछ बड़े बड़े, क्या बोलते हैं, बड़े बड़े कारनामे किए थे पूरे, जब जब वो जीवित था, कितने लोगों के ऊपर हो सकता है उसने अनुशासन किया हो। लेकिन एक बार आत्मा चली गई, तो खत्म, वहीं का वहीं शरीर पड़ा रहता है, उसको को कुछ नहीं कर सकता। उसके ऊपर मक्खी भी बैठी तो मक्खी को भी नहीं हटा सकता। ऐसा हो जाता है शरीर। तो हमें समझना चाहिए कि हम कौन हैं। वास्तविकता में हमें आत्मा। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स रह गए थे कल के सेशन में, तो हम उसको कवर करेंगे और फिर आगे के सेशन में आज बढ़ेंगे। तो और भी कुछ प्रूफ्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जैसे कि जो मृत वस्तुएं रहती हैं हमारे आसपास, टेबल, चेयर, फैन, मोबाइल, ये सब जो रहते हैं, ये उनको अगर आपने रख दिया, तो उनके अंदर सिर्फ एक ही बदलाव आता है। वो क्या बदलाव आता है? वो चीजें खराब होती हैं। इस संसार में हर एक चीज, अगर उसको ऐसे ही रख दिया तो वो खराब होगी, वो अच्छी नहीं होगी कभी। ऐसा कभी देखा है? ऐसे पड़ी पड़ी कोई चीज अच्छी हो जाए खुद से? हाँ। ऐसा कोई उदाहरण है हाँ। किसी चीज का?
मतलब हर चीज समय के साथ खराब होती है, उसके ऊपर धूल मिट्टी जमती है, सड़ती है, वो ऑब्जेक्ट खराब होती है, डाउन क्वालिटी खराब होती है। लेकिन जो जीवित वस्तु रहती है, जैसे हम सभी के जीवन में काल में 6 प्रकार के बदलाव आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं उसको। पहला, ग्रोथ होता है। जहां पे भी जीवन है वहां पे सबसे पहले ग्रोथ होगा। उसके बाद ग्रोथ, पहली बात तो बर्थ होता है, पहले तो व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होने के बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद मेंटेनेंस होता है। हम बड़े होते हैं, ग्रोथ होने के बाद एक समय के बाद फिर हम ग्रो नहीं करते। हमारा शरीर का जो कद है वो उतना ही रहता है, लेकिन शरीर मेंटेन होता है। मेंटेन होने को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म, अभी क्या बोले, संरक्षण होता है शरीर का, मतलब बता सकते हैं मेंटेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? किसी को याद नहीं आ रहा। बेसिकली वैसा का वैसे ही रहता है। समझ रहे हैं तैयार। ना सब? हाँ। तैयार। तैयार नहीं बोलेंगे। ठीक है, मेंटेन वर्ड सबको पता है ना? किस किस को पता है मेंटेन वर्ड? कॉमन शब्द है बहुत। हो सकता है आपको अपमानजनक भी लग रहा हो कि अरे यार, आप प्रभु जी को लगता है हमको इतना भी नहीं आता। सो स्टिल मेरा काम है, एज अ टीचर मेरा काम है पूछना। तो अम, बनाए रखना प्रभु जी। बनाए रखना बोल सकते हैं, करेक्ट। तो मेंटेनेंस होता है शरीर का एक आयु के बाद। और उसके बाद फिर क्या बदलाव आता है? बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स मतलब बच्चे पैदा होते हैं। कभी आपने देखा है, एक टेबल है, उसके बाजू में एक दूसरा टेबल है, और कुछ दिन बाद आके देखिए अब तो एक छोटा सा एक तीसरा टेबल आ गया। कभी देखा है किसी ने? मतलब आया होगा तो किसी ने रखा होगा, बट खुद से नहीं आ सकता। या फिर दो मैकबुक्स हैं, वो आके तीसरा मैकबुक आ गया, या फिर तीसरा आईफोन आ गया। कितना अच्छा रहता अगर ऐसा हो पाता तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये एक फर्क होता है मृत वस्तु में, जड़ पदार्थ में, और चेतन पदार्थ में। जहां पे भी जीवन होता है वहां पे रिप्रोडक्शन होता है। पेड़ पौधे ले लो, जीव जंतु ले लो, इवन अमीबा वायरस ले लो, या इंसान ले लो, रिप्रोड्यूस करते हैं खुद से। खुद के अंदर ये मैकेनिज्म रहता है रिप्रोडक्शन का। तो ये होता है प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। और फिर उसके बाद बदलाव आता है ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग मतलब क्षति होने लगती है शरीर की। तो पहला बदलाव था बर्थ होना, जन्म। जन्म के बाद ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बाद प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, और फिर बेसिकली रिप्रोडक्शन। और फिर उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ शरीर की क्वालिटी कम होती जाती है, जिसको ड्विंडलिंग बोलते हैं, बुढ़ापा आना वगैरह। और फिर एक समय के बाद फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 बदलाव वहीं पे आते हैं जहाँ पे जीवन रहता है। जहाँ पे जीवन नहीं है वहां पे सिर्फ एक ही बदलाव आता है, क्षति होना, क्षीण होना, खराब होना चीज चीज। लेकिन ग्रोथ होना खुद से, रिप्रोडक्शन होना खुद से, मेंटेनेंस होना कुछ समय, कुछ सालों तक, ये नहीं होता। सबको समझ गया? ये भी एक फर्क है जीवन, जीवित वस्तु में और जड़ वस्तु में। तो ये 6 चेंजेस, अगर हम सिर्फ ये शरीर हैं तो हम में और फिर टेबल में क्या फर्क है? टेबल भी एक डेड ऑब्जेक्ट है, हम भी ये जड़ पदार्थ हैं। तो फिर हमारे अंदर ये 6 चेंज कहाँ से आए? ये 6 बदलाव आते हैं आत्मा की वजह से। जहां पे आत्मा का वास होता है वहां पे 6 बदलाव आते हैं। तो आखिरी चीज बचती है अभी, कि ये आत्मज्ञान होने का फायदा क्या है हमारे जीवन में? कोई बता सकता है एक दो फायदे? जब हम समझते हैं कि हम आत्मा है और हर कोई आत्मा है, तो इससे क्या सकारात्मक बदलाव आते हैं हमारे जीवन में और समाज में? मृत्यु का भय खत्म होता है। क्या खत्म होता है? मृत्यु का भय। ओके, वेरी गुड। मृत्यु का भय खत्म होता है। और कुछ? कुछ फायदा नहीं है? फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। एक दो फायदों को बता सकते हैं? सिर्फ मृत्यु का भय कम होता है? हमें मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि हम रियलाइज करते हैं फिजिकल बॉडी हम नहीं है, तो
हमें लगाव कम होने यस। लगता है, जैसे जिनको बॉडी ब्यूटी और इन सारी चीजों से भी लगाव होता है, या ड्रेसिंग अप से लगाव होता है, वो कम होने लगता है। वेरी गुड। हमारे अंदर सिंपल थिंकिंग हाई नहीं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली मेंटेलिटी डेवलप होती है कि जब मैं शरीर हुई नहीं तो शरीर के पीछे इतना क्यों आसक्त होना। ऑफ कोर्स जरूरी है शरीर का ख्याल रखना, लेकिन शरीर के पीछे लोग इतने ज्यादा आसक्त होते हैं कि वो अपने गोल्स को सेकेंडरी रखते हैं, गोल्स को भूल जाते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भूल जाते हैं, रिलेशनशिप्स को भूल जाते हैं। सारी चीजें अफेक्ट होती हैं शारीरिक चेतना से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ठीक है शरीर मेरे ख्याल में दिया गया है, मेरे रखा रखाव में, लेकिन अभी जैसे कोई व्यक्ति अगर खुद को कार ही समझ रहा है तो वो कार चलाएगा कम, उसका रिपेयरिंग ही कराते रहेगा, हमेशा उसके अंदर डेकोरेशन ही करवाते रहेगा। कार बनाई किस लिए है? कार हरे कृष्णा, आवाज कुछ तो इशू हुआ है तो ठीक है, नाउ इट इज फाइन, आई एम ओके, लाइक मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? अभी आ या रही प्रभु। या तो कार दी है हमको चलाने के लिए, ठीक है उसका मेंटेनेंस जरूरी है। बट अगर कोई व्यक्ति कार को बस गैराज में ही रखता है, हमेशा कभी चलाता नहीं है, उसको बस डेकोरेट करते रहता है, दिन रात उसकी साफ सफाई करते रहता है, मरम्मत कराते रहता है, तो क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? पागल बोलेंगे। भाई कार चलाने के लिए दी है, उसको डिजाइन बनाने के लिए नहीं दी है कार। तो उसी प्रकार से शरीर, ठीक है शरीर जरूरी है उसका केयर लेना, लेकिन शरीर को यूटिलाइज करना चाहिए हमें सही पर्पस के लिए। ये नहीं कि बस दिन रात हमारा समय सिर्फ समय और चेतना सिर्फ उसको डेकोरेट करने में ही जा रहे हैं। बेयर मिनिमम सबके लिए जरूरी है, बट जब हम समझते हैं कि हम इस शरीर से परे हैं, तो हम उसमें पूरी तरीके से उलझ नहीं जाते, उसमें हम थोड़े से डिटैच भी होते हैं उससे। और एक फायदा ये है कि हमारे हृदय में एक समभावना आती है। अभी कोई व्यक्ति अगर अम, जैसे मैं एक समाज से हूँ, दूसरा व्यक्ति दूसरे समाज से है, भले ही सपोज मैं अगर ब्राह्मण हूँ, दूसरा व्यक्ति शूद्र है, तो अगर मुझे पता है कि मैं भी अल्टीमेटली मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वो शूद्र नहीं है, अल्टीमेटली हम दोनों क्या है, हम दोनों आत्मा है। शरीर ब्राह्मण का है, मेरे ऊपर शरीर ब्राह्मण का है, उसके ऊपर शरीर शूद्र का है, लेकिन वास्तविक रूप में हम तो शरीर नहीं है ना, हम तो आत्मा है। तो सभी को समान दृष्टि से देखने की एक भावना डेवलप होती है। अभी मैं भारतीय हूँ और मैं बहुत अनाप शनाप चीजें बोलते रहता हूँ पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानियों को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि अगले जन्म में मेरा पाकिस्तान में हो, राइट? तब फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं भारत के अगेंस्ट बोलते रहूंगा उल्टा सीधा। तो दुनिया में जितने भी लड़ाइयां हो रही हैं, चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कुछ भी हो, सारी लड़ाइयां, सारे युद्ध इस एक कारण की वजह से हो रहे हैं। हमको लग रहा है हम ये शरीर हैं। जब हमको लग रहा है हमारे हम ये शरीर हैं, तो हमको लग रहा है कि दूसरे देश वाला हमारा दुश्मन है, क्योंकि दूसरे देश वाला दूसरे शरीर का है, उसका शरीर उस देश का है, वो पाकिस्तानी है, मैं भारतीय हूँ, वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ये सारी उपाधियां जो हैं, ये सारी उपाधियां आत्मा की नहीं है। आत्मा कभी हिंदू, मुस्लिम, भारतीय, पाकिस्तानी, इजरायली नहीं होती। आत्मा आत्मा होती है, आत्मा सबके अंदर सिमिलर ही रहती है, शरीर अलग अलग रहते हैं। तो आत्मा के स्तर पे जब हम दूसरों को देखते हैं और खुद को देखते हैं, तो फिर एक भाईचारा बनता है समाज में, और जो ये युद्ध और जो लड़ाई वड़ाई है वो कम होती है। इसलिए हम देखते हैं कि पहले के जमाने में युद्ध नहीं होते थे, होते भी थे तो वो धर्म युद्ध होते थे, वो ईगो बेस्ड युद्ध नहीं होते थे। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होता था, प्रिंसिपल बेस्ड रहते थे। आज के जमाने में युद्ध प्रिंसिपल बेस्ड नहीं होते। प्रिंसिपल दोनों के भी खराब हैं, दोनों भी भौतिकवादी जीवन जीना चाहते हैं, दोनों भी अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। लेकिन युद्ध किस बेसिस पे हो रहा है? कि ये मेरा जमीन है, ये तुम्हारा जमीन है, मैं तुम्हारे जमीन को अपने जमीन के अंदर लूंगा, कब्जा करूंगा, ये मेरे लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं। पूरा ईगो बेस्ड हो रहा है युद्ध।
राइट? इसलिए आज के जमाने में युद्ध और बढ़ते जा रहे हैं। युद्ध सिर्फ सरहदों पे नहीं हो रहे, युद्ध समाज के अंदर हो रहे हैं, परिवार के अंदर युद्ध हो रहे हैं आपस में। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक चेतना में जी रहे हैं हम सभी। जब हम आत्मा के स्तर पे जिएंगे तो धीरे धीरे ये युद्ध लड़ाइयाँ कम होती जाएंगी, भाईचारा बढ़ेगा लोगों में। दूसरी बात कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि हम अपने शारीरिक और मानसिक विकारों से ऊपर उठते हैं। जैसे एक लेडी थी, उसने जब पहली बार सुना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, खुशी से रो पड़ी वो। क्यों? क्योंकि वो बहुत मोटी थी, और बहुत मोटी थी, उसका हमेशा एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि मैं इतनी मोटी हूँ, मैं इतनी मोटी हूँ। लेकिन जब उसने समझा कि मैं मोटी नहीं हूँ, मेरा शरीर मोटा है, मैं तो आत्मा हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो आत्मा कभी छोटी मोटी, काली गोरी, सुंदर बदसूरत नहीं होती। आत्मा का अलग स्वरूप है। तो जब हम समझते हैं कि हम आत्मा है, तो हम शरीर के विकारों को अपना विकार नहीं समझते, हम डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जाते, हम उससे परे उठते हैं, हमारी चेतना उससे परे उठती है। सो दिस वाज इन शॉर्ट सम पार्ट रिमेनिंग फ्रॉम द लास्ट सेशन। तो अभी हम आज के सेशन पे आएंगे। तो जैसे कि हमारा ये शरीर है, बाहरी दृष्टिकोण से देखने में लगता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, लेकिन इस शरीर को चला कौन रहा है? कौन चला रहा है इस शरीर को? आत्मा। यस, इस शरीर को आत्मा चला रही है उसके अंदर बैठ के। तो जब ये शरीर इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है आत्मा की वजह से, तो क्या ऐसा बोलना गलत होगा कि ये जो दुनिया है पूरी, ये दुनिया में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इतने सारे सिस्टम्स हैं, तो उसकी भी कोई तो आत्मा होनी चाहिए जो कि सारे कार्य करवा रही है दुनिया में। सो दैट ये जो सवाल है ये हमें लाता है इस थर्ड सेशन पे, कि क्या इस पूरे दुनिया को चलाने वाला कोई है, या फिर सब कुछ रैंडमली खुद से हो रहा है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे एक फोटो के आधार पे। फोटो जो मैंने माइंड मैप भेजा था ग्रुप पे, उसको आधार लेके हम आज का सेशन डिस्कस करेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ या ना, बोलिए। यस प्रभु जी। तो आज का टॉपिक है डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस। जब मैं जूम कर रहा हूँ तो बड़ा होके दिख रहा है ना? यस प्रभु जी। डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस, ये टॉपिक है। तो जहां पे भी हम देखते हैं, पहले सबसे पहले हम ABCDEF फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जहां पे भी हम देखते हैं, जैसे आप भी अभी अपने अपने घर में बैठे हैं, आपके आसपास बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स होंगे, फोटोज होंगी। किस किस के घर में आपके आमने सामने फोटोज वगैरह दिख रही हैं आपको रूम में? गिव अ थम्स अप। सबके घर में नहीं दिख रही क्या? सब लोग थम्स अप नहीं दे रहे, कुछ लोग हो सकता है बाहर हो। ओके। तो अभी अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये जो आपके आसपास जितनी भी फोटोज हैं, ये खुद से आ गई, इसको किसी ने बनाया नहीं है, तो आप में से कौन कौन मेरे पे भरोसा करेंगे? कोई नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि जहां पे भी एक सुंदर आर्ट रहती है, उसके पीछे एक आर्टिस्ट होना नेचुरल है। आर्टिस्ट के बिना आर्ट कहाँ से आएगी? एक सिंपल सा, अगर आपने देखा होगा, एक पेपर का रोज रहता है, गुलाब का फूल पेपर का जो बनाया रहता है, उसके अंदर एक, उसको बनाने के लिए एक आदमी लगता है, और उसके अलावा कितना मटेरियल लगता है। अभी वो जो गुलाब का फूल है, उसमें ना सुगंध आती है, ना कुछ उसका टेक्सचर रहता है, डेलिकेटनेस रहती है, बहुत सिंपल सादा सा रहता है वो। लेकिन उसके लिए भी एक व्यक्ति लगता है। तो क्या ये बोलना लाइक अक्लमंदी की बात रहेगी कि जो नेचर में हमें नेचुरल गुलाब का फूल मिलता है, जिसकी इतनी अच्छी सुगंध रहती है, जिसके अंदर रस रहता है, गुलाब का टेस्ट रहता है, और टेक्सचर इतना उसका नाजुक रहता है, इतना, आप देखिए, आप कभी भी बगीचे में जाइए, कितनी वैरायटी के फ्लावर्स हैं, और कितना सुंदर आर्ट है फ्लावर्स में। आपने देखे होंगे कुछ कुछ फ्लावर्स बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन रहता है उनका, देखा है आपने किसी ने?
फ्लावर्स ले लो, इवन अब तितली ले लो, तितली के भी पंख, कितना ब्यूटीफुल डिजाइन रहता है उसमें। तो जब एक फोटो को बनाने के लिए कोई तो आर्टिस्ट चाहिए, तो क्या इस पूरे संसार को, जो इतना सुंदर संसार है, इतने सुंदर सुंदर झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, आप लोगों ने सीनरी देखा होगा वॉलपेपर पे, किसी के देखा होगा मोबाइल पे, लैपटॉप पे। आप देखिए, कभी थोड़ा गूगल जाके सर्च कीजिए लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर आपको नेचुरल वो मिलेंगे। तो जब उनकी फोटो बनाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो क्या उनके बनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए? फोटो बनाने वाले व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए एक्चुअल चीज बनाने के लिए, ये लॉजिकल माइंड बोलेगा। उसी प्रकार से जहां पे भी हमको ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, बी फॉर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हमारा इस्कॉन मंदिर है, तो यहाँ पे आके हमें अच्छा सब कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइज लगता है, मैनेज लगता है, वेल स्ट्रक्चर लगता है। क्यों? क्योंकि एक मैनेजमेंट कंपनी है, मैनेजमेंट कमिटी है, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेती है, सब कुछ प्रॉपरली सिस्टमेटिकली फॉलो करवाती है। कहीं पे भी आप देख लो, जैसे अभी लोग अम, पृथ्वी से बाहर सैटेलाइट भेजते हैं, तो एक सैटेलाइट को भेजने के लिए कितने सारे साइंटिस्ट लोग यहाँ पे बैठ के मॉनिटर करते रहते हैं नासा में, इसरो में, राइट, एक सैटेलाइट के लिए। तो क्या ऐसा बोलना अक्लमंदी रहेगी कि इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं, अभी जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, उसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? वो नंबर बदलते रहते हैं, कभी 9 बोलते हैं, कभी 10 बोलते हैं। और इतने सारे प्लैनेट्स हैं, कुछ कुछ प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट्स हैं वो ओवरलैप भी करती हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में बढ़िया से घूम रहे हैं। अपना जो पृथ्वी है, अगर वो कुछ सेंटीमीटर आगे होता, सूर्य के करीब होता, तो वो जल के राख हो जाता, और कुछ सेंटीमीटर अगर पीछे रहता, दूर रहता, तो पूरा ठंडा पड़ जाता पृथ्वी। इतना परफेक्ट ऑर्बिट में अपना पृथ्वी रिवॉल्व कर रहा है। समय से सूरज उग रहा है, समय से चंद्रमा उग रहा है, समय से सारे सीजन्स आ रहे हैं, सब कुछ एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। तो कहीं पे भी जब ऑर्गेनाइजेशन रहती है, तो उसके पीछे कोई तो ऑर्गेनाइजर होने चाहिए ना, तभी तो सही तरीके से चीजें चलेंगी। बिना ऑर्गेनाइजर के सब कुछ ऐसे इधर उधर केओटिक होगा। तो इस संसार में हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है, और इवन साइंटिस्ट लोग भी ये बिलीव करते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो पूरा इसी आधार पे है कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं। इसलिए तो वो लोग रूल्स निकालते हैं ना, अलग अलग लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल लॉ। लॉ मतलब लॉ के पीछे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो फिर साइंस भी काम नहीं करेगी, क्योंकि साइंस वर्क्स ऑन लॉज, एंड लॉज डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजर। तो साइंटिस्ट लोग भले ही कितना भी बोले कि कोई नहीं है पीछे इसके, कोई नहीं, सब कुछ चांद से आया है, सब कुछ ऐसे ही आ गया, ऐसे ही आ गया, तो फिर ऐसी कुछ भी चीजें होनी चाहिए राइट। जब ये दुनिया ऐसे ही आ गई, तो फिर अभी भी सब कुछ ऐसे ही क्यों नहीं होता? अभी सब कुछ होने के पीछे प्रॉपर मैकेनिज्म क्यों रहता है? समझ रहे हैं सभी? प्रॉपर लॉज के अनुसार चीजें क्यों होती हैं? सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए ना, फिर तो चांस कैसे होना चाहिए? तो भले वो कितना भी नकार रहे, लेकिन वो लोग खुद ही प्रूव करते हैं कि पीछे कोई तो ऑर्गेनाइजर बैठा है, जिसने लॉज बनाए हैं, जिसने नियम बनाए हैं, और उसके हिसाब से सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं। जहां पे आती है क्रिएशन, जहां पे भी कुछ भी क्रिएशन होता है, उसके पीछे क्रिएटर तो होना ही चाहिए ना। अभी जैसे आइजैक न्यूटन का एग्जांपल हमने लिया था बहुत बार, कि आइजैक न्यूटन ने एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया और उनको बोला कि ये मॉडल ऐसे ही आ गया, ऐसे ही पड़ा हुआ था, प्लास्टिक जमीन पे गिरा और उससे ये सोलर सिस्टम आ गया। तो क्या कोई बिलीव करेगा आप में से कि ऐसे ही अचानक से सोलर सिस्टम का मॉडल आ गया? नहीं, एक मॉडल बनाने के लिए जब व्यक्ति लगता है, तो इतना बड़ा सोलर सिस्टम जो ओरिजिनल सोलर सिस्टम है, वो कैसे खुद से आ सकता है? तो इस प्रकार से, और हम देखते हैं कि जैसे अभी सपोज आप लोग बैठे हैं, अचानक से खिड़की से एक बॉल आके, आपका सवाल आप क्या पूछेंगे? किसने फेंका ये बॉल? किसने फेंका ये बॉल? बच्चा भी ये सवाल पूछेगा, सोचिए आप। सबसे पहला स्वाभाविक सवाल यही आएगा, किसने फेंका ये बॉल?
तो जहां पे भी एनर्जी होती है, अभी वो बॉल अपने रूम के अंदर किस वजह से आई? एनर्जी लेकर आई। कौन सी एनर्जी लेकर आई? कौन सी एनर्जी के बलबूते पे उसने खिड़की फोड़ी हमारी? बॉल की। कौन सी एनर्जी? फिजिक्स। यस, वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी के पीछे कोई तो एनर्जेटिक होना चाहिए ना, जिसने वो एनर्जी लगाई, जिसने वो बॉल फेंकी। तो समझदार व्यक्ति ये पूछेगा कि अरे बॉल किसने फेंकी, एनर्जी किसकी है ये? तो उसी प्रकार से समझदार व्यक्ति यही सोचेगा कि इस दुनिया में इतनी सारी एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इतनी सारी एनर्जी है। तो ठीक है, एनर्जी तो है, बट एनर्जी आ कहाँ से रही है? एनर्जेटिक कौन है? ये लोग सवाल नहीं पूछते, एनर्जी को ही सब कुछ मान के बैठते हैं। तो इसको पूछने के लिए थोड़ी बुद्धि लगती है, थोड़ा दिमाग लगता है ऐसे सवाल करने के लिए। तो इन प्रकार से हम समझते हैं कि जहां पे भी कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीजें हो रही हैं, जहां पे भी कुछ सुंदरता है, सौंदर्य है, आर्ट है, कला है, जहां पे भी कोई एनर्जी है, जहां पे भी कोई क्रिएशन है, जहां पे भी कोई लॉज है, उन सभी के पीछे व्यक्ति होता है। व्यक्ति के बिना ये सारी चीजें नहीं आती। तो जब हमें ये सारी चीजें इस संसार में दिखती हैं, तो क्या इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने खुद ने बोला है कि अगर आप साइंस को, विज्ञान को ऊपरी ऊपरी रूप से देखेंगे, तो आपको लगेगा सब कुछ खुद से हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके अंदर डीप जाएंगे, साइंस के अंदर अंदर अगर आप डीप जाएंगे, तब आपको समझेगा कि आप, विज्ञान आपको विवश कर देगा। साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड, अगर आप डीपर लेवल पे जाते हैं। क्योंकि डीपर लेवल पे इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि विदाउट अ जीनियस पर्सन बिहाइंड दैट उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इवन ऐसा बोला गया है कि एक सेल जो होता है, हमारे अंदर जो सेल रहता है, उसके सेल के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है जितनी एक सिटी के अंदर नहीं रहती है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी एक सेल के अंदर है। और ये ऐसे ही आ गया बाई चांस? क्या ऐसा बोलना कि अचानक से ऐसे ही खुद से आ गया, क्या ये थोड़ा, ये ऐसा सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो गया कि ऐसे ही आ गया? कुछ जवाब नहीं मिला तो ऐसे ही बोल दो। जैसे लोग बोलते हैं ना, कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये जो धार्मिक लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं, जब जिस चीज का जवाब नहीं मिलता तो वो क्या बोल देते हैं? भगवान ने किया, भगवान ने किया। वैसे ही साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जब जिस किसी चीज का जवाब नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं? ऐसे ही आ गया, चांद से आ गया, खुद से आ गया तो ये भी अंधश्रद्धा नहीं हो गई? जब बोल रहे खुद से आ गया, चांद से आ गया, ये भी ऐसे हो गया ना। तो खुद से कुछ भी चीज नहीं आती है, खुद से सिर्फ खराब चीजें आती हैं, डिस्ट्रक्शन होता है खुद से। कंस्ट्रक्टिव चीज कभी भी खुद से नहीं आती। तो इसके ऊपर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे कल के सेशन में। कल के सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ भी सवाल है तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप पे डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।